हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 1 of Geography Environment. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. एक लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि वापस स्कूल जाने लगा तो उसने ये नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड था स्कूल के पास उसे खुदवा रहे थे. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोग ऐसा कहते थे कि वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि की आंखों में आंसू आने लगा जब उसको ऐसा एहसास हुआ कि अब जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था उसमें जो छोटी छोटी हरी हरी प्यारी प्यारी घासें थी, उसमें जो गेंदे के फूल थे, उसमें जो बटरफ्लाइज थी, ये हमेशा के लिए चली जाएंगी. He shared his feelings with his classmates. ये जाके अपनी पूरी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स को बताता है. In the assembly, the principal too sadly observed. असेंबली में जो उनके प्रिंसिपल थे वो भी बहुत ही दुखी थे और उन्होंने दुखी में बोला, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज़ चेंजिंग. उन्होंने बोला कि देखो हमारा जो एनवायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरमेंट. अब रवि के मन में क्वेश्चन आया कि एनवायरमेंट क्या होता है, तो उसने क्लास में जाके अपने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ एनवायरमेंट. Whatever you see in your surrounding, said the teacher. उसकी टीचर ने जवाब दिया कि आप अपने अगल बगल में जो भी देखते हो वो सब आपके एनवायरमेंट में आता है. Ravi thought aloud. That means the school buildings, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are parts of our environment. तो रवि ने सोचा और बोला कि यानी कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे स्कूल की बिल्डिंग्स है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये सब एक इन्वायरमेंट के पार्ट हुए. येस सेड द टीचर. टीचर ने रिप्लाई उसका आंसर दिया कि हाँ ये सब भी पार्ट हैं. बट वेट, उन्होंने बोला बट सुनो, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. उन्होंने बोला बट सुनो, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो नेचर में होती हैं वो ह्यूमन के द्वारा बनी होती हैं और कुछ जो होती है वो नेचर के द्वारा क्रिएटेड होती हैं. जैसे नेचर में हो गया फॉर एग्जांपल कैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब जो है वो नेचुरली फॉर्म हुए हैं. और जो ह्यूमन ने अपने कंफर्ट के लिए बनाए हैं वो रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature and by human beings. अब उनकी टीचर ने उन्हें एक एक्टिविटी दी अपने क्लास के बच्चों को कि तुम लिस्ट बनाओ जिसमें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की चीज़ें आएँ और एक में नेचर की बनी हुई चीज़ें आएँ. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्ताफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. ये कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज़ आवर एनवायरमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल. इकबाल एक बच्चा है, उसने क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. टीचर ने आंसर दिया बिकॉज हमारी जो नीड्स है वो बढ़ती जा रही है दिन भर दिन. दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. हमारी जो नीड्स है वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. तो उसकी टीचर ने जवाब दिया क्योंकि जो हमारी जो नीड्स हैं वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही हैं. हम लोग अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं और उसमें अपने आप को मॉडिफाई करने में हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं. इससे क्या होता है, बस क्या होता है, नुकसान पहुंचता है जंगल को. From the above conservation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अब ऊपर की बातचीत से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है. तो एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, इन सब से एक ऑर्गेनिज्म सराउंडेड हो उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं. जैसे हमारे अगल बगल में जो चीज़ें होती हैं उन सबको एनवायरनमेंट बोलते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का एक कॉम्बिनेशन है.
while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों की कंडीशंस ही अर्थ पे दिखाता है। अब देखो जो बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, जैसे बायोटिक वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बगल में आप देख सकते हैं, ये देखिए बायोटिक एंड एबायोटिक, इस पे देखते हैं, पढ़ते हैं। बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो दुनिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स एग्जाम्पल लैंड। तो वो वर्ल्ड जहाँ पे नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं वहाँ उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लैंड, स्टोन, रिवर, ये सब जो होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवर्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है वो पूरी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ शो करता है, उनके क्रिएशंस शो करता है, इंटरेक्शंस शो करता है पूरे ह्यूमन बींग्स में। नेचुरल इन्वायरमेंट, अब जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है हम उसको डीपली पढ़ेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? लैंड, ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, एनिमल्स, ये सब जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो हम लोगों ने 6th में पढ़ा ही था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब क्या होता है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो अब हम इसके बारे में और डीपली जानेंगे। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. तो अब हम लिथोस्फीयर के बारे में पहले जानेंगे। तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है, कोर, मेंटल क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्रस्ट बोलते हैं। ये जो होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और सबसे हार्ड होती है अर्थ की ऊपर वाली लेयर, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये किससे बनी रहती है? रॉक्स और मिनरल्स इसके ऊपर होते हैं और एक इरेगुलर सरफेस होता है। इरेगुलर मीन्स जैसे ये ऊपर खाबड़ होता है ना, जैसे माउंटेन्स आ गए, कहीं प्लेट्यूज आ गए, ये सब। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो जो ये लैंडफॉर्म्स हैं ये हमें कहाँ ज़मीन पे भी मिलते हैं और ओशंस में भी मिलते हैं। Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो जो लिथोस्फीयर है ये हमें फॉरेस्ट, इससे जो इस ज़मीन को बोलते हैं लिथोस्फीयर, तो इसी के ऊपर फॉरेस्ट होती है, ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे बकरी ये सब चरते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर फॉर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, इसी के ऊपर हम चलते भी हैं, यहीं पे एग्रीकल्चर भी होता है। और ये एक सोर्स होता है मिनरल वेल्थ के लिए, जहाँ पे हमें स्टोन्स और मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो एक सोर्स भी हुआ। डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो जो हाइड्रोस्फीयर होते हैं उसे वाटर को बोलते हैं, वाटर बॉडीज़ जितनी भी होती है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. तो इसमें जो होते हैं उसमें पानी आता है, सारी वाटर बॉडीज़ आती है जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस और बहुत कुछ। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको तो पता ही है कि जो पानी है वो सबके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. एटमॉस्फेयर हवा को बोलते हैं,
जो पूरे अर्थ के आसपास होता है। The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. तो जो एटमॉस्फेयर होता है एक थिन लेयर ऑफ एयर होता है। एयर का एक बहुत ही पतला सा लेयर होता है जो अर्थ को पूरा से घेरता है। इसका जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो पूरे अर्थ के बाहर होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमको हार्मफुल रेज और सन की हीट से भी हमें बचाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि सन की जो यूवी रेज आती है वो हमारे अगर डायरेक्ट स्किन पे पहुंचेगी तो ये बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें बहुत सारी गैसेज भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं और वाटर वेपर भी होता है। द चेंजेस इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। तो जो अगर एटमोसफेयर में चेंज आएगा तो हमारे मौसम में भी चेंज आएगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जब एक साथ मिलते हैं, ज़मीन, हवा, पानी, ये सब जब एक साथ मिलते हैं तो इसे बायोस्फीयर बोलते हैं। अब बायोस्फीयर की डेफिनेशन है आगे। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन ऑफ द अर्थ है। अर्थ का ये एक नैरो सा जोन है, एकदम बराबर जोन है, जहाँ पे वाटर भी आती हो, हवा भी आती हो और ज़मीन भी हो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर इसमें हवा भी आ जा रही है, पहाड़ से ज़मीन, और हाइड्रोस्फीयर पानी से आ जा रहा है इसमें। ये पूरा जब एक साथ पूरा मिल रहा है तो कहाँ बन रहा है? एक बीच में देखिए बायोस्फीयर बन रहा है, ये सर्कल में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। व्हाट इज़ इकोसिस्टम हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।